नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आज हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका कि हम एक क्विक फास्ट रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, आप लोग जानते हो सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन में अभी तक आपको मालूम है सांद्रता ज्ञात करने की विधि हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने परसेंटेज और मोलरता को पढ़ लिया है, साथ में हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे उनको भी हमने कल सॉल्व कर लिया था। तो सांद्रता ज्ञात करने की जो 7 विधियाँ होती हैं उनमें से जो अगली विधि है हमारी, ठीक है ना बच्चों, तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं। आज उसको हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए, जो हमारी अगली विधि है उसका नाम है मोललता। ठीक है, अगली विधि कौन सी है हमारी? अगली है मोललता। तो मोललता में देखिए, कल हमने, जब आपको मालूम है, कल हमने मोलरता पढ़ा था और मोलरता में हमने देखा था कि उसमें आयतन की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे मोललता की तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें द्रव्यमान की प्रधानता होती है। ठीक है ना। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि विलयन में किसी भी विलायक के, समझना, विलयन में विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, किसमें? प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या। इस विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं और इसे हम एम से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये स्मॉल एम है। जब हम मोलरता की बात करते हैं तो मोलरता को हम कैपिटल एम से शो करते हैं, जबकि यदि मोललता की बात करेंगे तो इसको हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? इसकी परिभाषा होगी, विलयन में विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या है उसे हम मोललता कहते हैं और इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो मोललता है, मोललता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करेंगे हम? इसको हम मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। देखिए आगे, मोललता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है, जबकि कल हमने देखा था कि मोलरता में आयतन की प्रधानता होती है। ठीक है बच्चों, तो मोललता में किसकी? द्रव्यमान की प्रधानता होती है और द्रव्यमान जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना, द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता, इसलिए आपको याद रखना है कि मोललता भी ताप से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। क्या याद रखना है आपको? यहाँ से आपको याद रखना है कि विलयन में विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं और इसको जो है हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसको। अब यहाँ से इसका फार्मूला समझेंगे कि मोललता का फार्मूला क्या होता है। तो देखो, विलेय के मोलों की संख्या बटे में क्या जाएगा, आपको ध्यान रखना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू क्या है? 1000 अपॉन में विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। जो हमने कल यहाँ पर मोलरता देखा था ये सेम वही रहता है, बस यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। वहाँ पे था आयतन मिलीलीटर में, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है विलायक जो है वो ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो इसका फार्मूला देखेंगे आप। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन क्या है? विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अब यहाँ से देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि विलेय को दर्शाते हैं बी से और मोल क्या होता है हमारा यहाँ पर? एन। तो एन बराबर क्या हो जाता है? आपको बताया था डब्ल्यू अपॉन बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ से आप देखोगे बी जो है, ठीक है, विलेय क्या है यहाँ से याद रखना। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। ठीक है ना। तो विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को डब्ल्यू से शो करेंगे और विलेय हो जाएगा बी, तो विलेय का द्रव्यमान को हम लिखेंगे डब्ल्यू बी अपन आणविक द्रव्यमान को लिखते हैं एम से और बी होता है हमारा विलेय, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या? 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। विलायक को हम ए से दर्शाते हैं और द्रव्यमान हमारा डब्ल्यू होता है, किस में दर्शाएंगे? ग्राम में, तो यहाँ पे हम लिख दिया ग्राम। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यदि आपको अच्छे समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करके जरूर बताएं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग इसको एक बार और समझ लीजिए। मोललता बराबर क्या हो जाएगा? याद रखिए, स्मॉल एम हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इसी फार्मूले से हम आगे चल के क्या करेंगे? इनके न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने क्या पढ़ा? ये आपने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या पढ़ा आप लोगों ने यहाँ पर? मोललता। क्या पढ़ा? मोललता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको जो देखना है अब है मोलरता। क्या देखना है आपको यहाँ से? मोलरता। ठीक है, तो मोलरता और मोललता में अंतर देखेंगे।
तो पहला जो अंतर होगा वो डेफिनेशन का होता है। मोलरता हम जानते हैं क्या होता है कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जबकि मोलरता में क्या हो जाएगा हमारा, विलयन में विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो है उसे हम मोलरता कहेंगे। सेकंड हमारा जो डिफरेंट है, जो सेकंड अंतर है वो क्या है हमारा कि मोलरता में विलयन के किसके, मोलरता में विलयन के कुल आयतन की प्रधानता होती है, और यहाँ से हम याद रखेंगे कि इसमें भार या द्रव्यमान की प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला अंतर देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या अंतर है कि हम बात कर रहे हैं मोलरता की, किसकी, मोलरता की। इसमें विलायक का भार कितना है इसका महत्व नहीं है, अपितु विलयन में कुल आयतन 1 लीटर हो सकता है, यह महत्वपूर्ण है। साथ में हम बात करेंगे मोलरता की, तो इसमें विलयन का कुल आयतन कितना है इसका महत्व नहीं होता है, जबकि क्या होता है यहाँ से विलायक का कुल भार जो है 100 ग्राम या 1 किलोग्राम हो, यह महत्वपूर्ण होता है। अगला अंतर देखेंगे, मोलरता जो है ताप से प्रभावित होती है, जबकि मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, सेकेंड अंतर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि मोलरता को प्रति लीटर आयतन में व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किसमें, प्रति लीटर आयतन में व्यक्त करते हैं, जबकि मोलरता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे मोलरता और मोलरता में, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगली जो हमारी सांद्रता ज्ञात करने की विधि है उसका नाम है पीपीएम। क्या है, पीपीएम। तो पीपीएम का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब इसको देखेंगे आप, पार्ट्स पर मिलियन। तो आपको ध्यान रखना कि विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो इस पीपीएम जो सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब विलायक की तुलना में विलेय जो होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, 10 लाख है ना, मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो आपको याद रखना यदि मान लीजिए कोई बिलियन है, उसमें 10 लाख भाग जो हैं वो विलायक है और 1 भाग केवल किसका है, विलेय का है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसे हम पीपीएम सांद्रता में व्यक्त करते हैं, और इस पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब विलायक की तुलना में जो विलेय की मात्रा होती है वो कैसी होती है, अत्यंत कम होती है। ठीक है, और याद रखिए कि यह ताप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पीपीएम सांद्रता होती है ताप से प्रभावित नहीं होती। इसका उपयोग कब करते हैं हम, तो पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कैसी होती है, अत्यंत कम होती है। ठीक है बच्चों, अगली जो हम सांद्रता ज्ञात करने की विधि पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट आईएमपी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो है मूल प्रभाज। कौन सी है बच्चों, मूल प्रभाज। तो इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे आप लोग। मूल प्रभाज, मूल प्रभाज को पढ़ते हैं हम लोग। मूल प्रभाज देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। कौन कौन से, विलेय और विलायक। ठीक है, तो मूल प्रभाज जो है वह एक अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात, बटा होता है। तो इस बटे के ऊपर केवल विलयन का 1 घटक आएगा और बटे के नीचे, यहाँ से समझो ये बटा है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोई 1 घटक आएगा और नीचे क्या जाएंगे, दोनों घटक। या विलयन में 2 या 3 जितने भी घटक होते हैं वो इसके नीचे आ जाएंगे, और यही एक आनुपातिक संख्या होती है मोल प्रभाज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो मोल प्रभाज की परिभाषा क्या होगी, इसको समझिए आप कि किसी भी विलयन में उपस्थित, अच्छे समझिए, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव। अब किसी एक अवयव का मतलब क्या रहेगा, आपको ध्यान रखना है, या तो विलेय होगा या फिर विलायक होगा। तो किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, बात समझ में आ रही है, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, और विलयन में उपस्थित जो संपूर्ण मोल हैं, संपूर्ण मतलब 2 या 3 घटक उसमें जितने भी हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं बच्चों मूल प्रभाज। क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज। साथ में याद रखेंगे मूल प्रभाज जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना, इसकी परिभाषा आप लोग एक बार और देख सकते हैं, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव मतलब विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है ना, मूल प्रभाज जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। याद रखिएगा आप यहाँ से, माना कि यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय मोलों की संख्या को हम दर्शाते हैं एन से। किससे दर्शाएंगे, एन से। और विलेय तो बी, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, एन बी से। ये बात क्लियर हो रही है। विलेय को बोलते हैं बी और मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, एन।
तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक विलय की जो मोलों की संख्या है उसको किससे दर्शाएंगे, एन बी से। तो मान लिया हमने कि किसी भी विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या है वो क्या है, एन बी है, तथा विलायक के मोलों की जो संख्या है वो एन ए है। क्या है, एन ए। तो हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना है, मोल प्रभाज। यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, जो मोल प्रभाज है उसको कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे हम, कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। तो समझिए अब हम क्या निकालना है यहाँ से, हमें आपको ध्यान रखना है, हमें निकालना है यहाँ से विलय का मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे हम, विलय का मोल प्रभाज। चलिए इसको समझिए। तो मोल प्रभाज आप लोग समझ गए, मोल प्रभाज आप लोग समझ चुके हो। अब यहाँ से एक्स बी, क्या लिखा है, एक्स बी, बी का मतलब विलय और एक्स का मतलब मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो ये हुआ विलय का मोल प्रभाज। क्या हुआ, विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज, अब चूंकि हमें विलय का निकालना है तो यहाँ से पहले ऊपर विलय लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एन बी। एन बी का मतलब है विलय का मोल प्रभाज, और उसके बटे में हमने क्या लिख दिया, एन बी प्लस एन ए। मतलब यहाँ से दोनों की मतलब संपूर्ण मोलों की संख्या और यहाँ पर किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। क्लियर हुआ बच्चों। इसको और समझिए, यदि विलय का मूल प्रभाज निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, एक्स बी बटे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से एन बी। एन बी मतलब यहाँ पे विलय दिया है तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या, और नीचे एन बी प्लस एन ए मतलब ए और बी मिला देंगे तो बिलियन हो जाएगा, मतलब बिलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। ठीक है, इसी तरीके से यदि हमें यहाँ हमने निकाला था विलय का मूल प्रभाज, अब हम निकालेंगे विलय का मूल प्रभाज। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स ए, क्या लिखा, एक्स ए। एक्स ए मतलब क्या हुआ, ए यानी विलायक और एक्स यानी मूल प्रभाज। तो ये हम निकाल रहे हैं विलायक का मूल प्रभाज। अब चूंकि यहाँ से देखो हमें ए का निकाल रहे हैं तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा है एन ए मतलब विलायक का मूल प्रभाज, और नीचे क्या लिख दिया हमने एन ए प्लस एन बी। मतलब याद रखो कि विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के जो अनुपात है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं, याद रखना, उसे बोलते हैं मूल प्रभाज। क्लियर है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और समझिए आप लोग, यदि मान लीजिए विलय का मूल प्रभाज निकालना है तो विलय का मूल प्रभाज को हम दर्शाते हैं एक्स बी से। अब एक्स बी बराबर अभी आपको बताया था एन बी अपॉन में क्या हो गया, एन बी प्लस एन ए। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया था, समझना आप कि एन यानी होता है मोल। क्या होता है, मोल। अब मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और द्रव्यमान को दर्शाते हैं हम डब्ल्यू से, आणविक द्रव्यमान को दर्शाते हैं एम से, ये आप लोग जानते हो। तो मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे v और लगा दूं तो ये हो गया विलय के मोलों की संख्या। अब b लगाएंगे तो यहाँ भी b जुड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, और यहाँ b लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा विलय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, समझिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर एन बी है हमारा तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बराबर हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी अपन क्या होगा यहाँ से एम बी, क्या हो जाएगा एम बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स बी निकाल रहे थे तो एक्स बराबर क्या है एन बी, और बटे में क्या है एन बी प्लस एन ए। तो इस एक्स बी बराबर एन बी बराबर हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो इस एन बी की जगह पे क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक, अब इस एन बी की जगह पे क्या आएगा हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पे ये जो एन ए है तो इसकी जगह पे क्या जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये हमारा बन जाएगा फार्मूला। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, आपको ध्यान रखना, विलय का मूल प्रभाज। क्या निकाल सकते हैं इससे हम, विलय का मूल प्रभाज हम इससे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना है, अब यदि हम निकालेंगे विलय का, अब हमने निकाला था विलय का, अब हम निकाल रहे हैं विलायक का। तो विलायक का मूल प्रभाज हमारा हो जाएगा एक्स ए, फार्मूला क्या है एन ए प्लस, ठीक है, एन ए अपॉन में क्या आ गया एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर भी अब देखो एन ए है तो वही आ जाएगा एक्स ए बराबर, इसकी एन ए की जगह पर क्या आएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और इस एन ए की जगह पे भी क्या जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और इस एन बी की जगह पर क्या जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये हमारा फार्मूला किसका हो जाएगा, ये हमारा जो फार्मूला है ये हो जाएगा हमारा विलायक के मूल प्रभाज का। उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ पूरा। अब केवल दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप उनको और देख लीजिए, फिर हम आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करेंगे। ओके, तो देखिए कुछ नोट पॉइंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। हमारा जो सबसे पहला नोट पॉइंट है वो कौन सा है कि मोल प्रभाज जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता, याद रखिएगा, मोल प्रभाज ताप से प्रभावित नहीं होता है। सेकंड क्या है कि विलयन का जो मोल प्रभाज है वो सदैव एक होता है। कितना होता है, एक, याद रखिएगा, विलयन का मूल प्रभाज कितना होता है, एक।
यहाँ से इसको समझिए आप कि जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखा है कि Na, क्या लिखा है Na। अब Na या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे XA, तो ये विलायक का मूल प्रभाज है, प्लस क्या है हमारा XV, ये क्या हुआ विलय का मूल प्रभाज। तो ये विलायक और ये विलय दोनों मिलकर क्या बनाएंगे विलयन, इनका मान कितना होगा 1। तो ये भी आप याद रखना है XA प्लस XB बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ आया होगा। इसके आगे जो हमारी क्लास आज हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका कि नाम है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इस सॉल्यूशन में कल हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर हम जिसे बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अणुसंख्यक गुणधर्म कल हम लोग हमारी क्लास में पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म की संख्या होती है 4, कितनी होती है 4। तो कल हम इनको अच्छे से एक एक करके समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और साथ में ही कमेंट भी जरूर करें। यदि आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।